हेलो एवरीवन। तो 71 मेंस जो बीपीएससी मेंस है हमारा, उसका जो 71 लेक्चर का सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। और आज हम 50वें क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। इस सेशन में हम लोग 50, 51 और 52 तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस, जो जिसमें से दो क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रेडिशनल टॉपिक का पार्ट प्ले करता है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और एक टॉपिक आपको ऐसा है जो न्यूज में भी रहा है और क्वेश्चन आने की संभावना दिख सकती है आपको। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सो इंडिया अडॉप्टेड parliamentary system of government and not parliamentary sovereignty from Britain discuss। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है सरकार का उसको अडॉप्ट किया, केवल पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को अडॉप्ट नहीं किया। ये दोनों फीचर ब्रिटेन का है। हमने वहां से केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इनकॉर्पोरेट किया, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को नहीं किया। बीपीएससी इस क्वेश्चन को और भी तरह से पूछा हुआ है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट इज अ नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, या पूछा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन, नॉन सॉवरेन और बोथ। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग पार्लियामेंट्री जो सोवरेनिटी है उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर हम लोग जब स्ट्रक्चर में बॉडी पे आएंगे तो आपको सबसे पहले दिखाना है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का एलिमेंट। किस तरह से पता चलता है किसी देश में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, क्या इसका पैरामीटर है। तो एवी डाइसी ने जो पैरामीटर दिया उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये चीज समझाएंगे कि भले हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया ब्रिटेन से, लेकिन ये सिस्टम में डिफरेंसेस हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू, वो पार्ट मेंशन करेंगे। तीसरा कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जब ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी कि क्या पार्लियामेंट सॉवरेन है कि नहीं है कि दोनों है, तो जब इस तरह का डायमेंशन रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के भी फेवर में और अगेंस्ट में, कि कुछ पॉइंट्स ऐसे तो हैं भारत में जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को माइनर फॉर्म में दिखलाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस है कि वो अगेंस्ट बात करते हैं। तो वो चीज दिखा के तब हम लोग फिर कंक्लूजन में जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि किस तरह से इंट्रोडक्शन में आप पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को डिफाइन करके आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो कॉन्सेप्ट है आप ऐसे लिखेंगे, दिस कॉन्सेप्ट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम ब्रिटेन एंड इट सेज दैट व्हेनेवर द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जिस देश में भी जो सुप्रीम पावर है वो वहां के लेजिस्लेटिव ऑर्गन में दिया गया हो, वो कहलाता है कि वहां क्या फॉलो हो रहा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ब्रिटेन का रेफरेंस जरूर देंगे कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, ब्रिटेन से। अब आप आएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आगे बढ़ेंगे जब आप, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एवी डाइसी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। एवी डाइसी ने कहा दैट पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी विल हैव 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी जगह पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यानी पार्लियामेंट का सबसे सुप्रीम पावर है कि नहीं है। हम लोग ये तीनों एलिमेंट को देखते हैं और तुरंत आपको भी समझ में आ जाएगा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ऐसे। पहला एलिमेंट, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक, अमेंड और रिपील एनी लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि वो किसी भी तरह का कानून बना सकता है, चेंज कर सकता है और हटा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं होगा। दूसरा, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेम मैनर एज इट मेक्स ऑर्डिनरी लॉज। पार्लियामेंट संविधान में भी बदलाव उसी तरह से कर सकेगा जिस तरह से वो एक नॉर्मल कानून बनाता है। और तीसरा, पार्लियामेंट्री लॉज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय जुडिशियल। अब हमारे देश में आप देख रहे हैं तीनों एलिमेंट संभव है। पार्लियामेंट के कानून बनाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो है ही ना, स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकता नॉर्मल केसेस की बात करें तो हम। दूसरा, पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट करने का तरीका अलग रखता है और नॉर्मल लॉज उससे अलग तरह से बनते हैं, तो ये भी सिमिलर नहीं। और तीसरा पॉइंट, क्या जुडिशरी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री लॉज को इनवैलिड कर सकती है? बिल्कुल डिक्लेयर कर सकती है, कितनी बार किया है। तो इस कारण से भी प्राइमा फेसी दिख रहा है कि हमारे यहाँ सोवरेनिटी नहीं है। लेकिन आप पहले बताइए क्यों, ऐसा डिफरेंस क्या है?
तो आप डिफरेंस दिखाओ ना कि हमारे यहाँ पर हम लोग पहला तो रिपब्लिक, ब्रिटेन में क्या है मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दूसरा हमारे यहाँ पर है फेडरेशन, वहां क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ मिला हुआ है जुडिशियल रिव्यू, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे आपको दिखेगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे अनरिटन है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस भी तो है हमारे स्ट्रक्चर में, जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें। इस कारण से वहां का पूरी तरह से रेप्लिका नहीं दिख सकता है। हालांकि आप क्या कीजिए, आप एक टेबल के फॉर्म में दिखा दीजिए कि हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दिखाएंगे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के लिए, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप मेंशन करो आर्टिकल 2 और 3 कि पार्लियामेंट के पास पावर है, सुप्रीम पावर है कि वो किसी भी तरह से कोई भी देश की टेरिटरी को इंडिया में ऐड कर सकता है, अपनी टेरिटरी किसी और को दे सकता है, कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। एग्जाम्पल दिखाना है दिखा दीजिए, 36th अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम, 9th अमेंडमेंट एक्ट बेरूबारी ट्रांसफर करना। दूसरा आप दिखाएंगे यहाँ पे क्या, आर्टिकल 245, पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज भी बना सकता है। पार्लियामेंट क्या बना सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज, ऐसा कानून जो कि भारत के सिटीजन और उसकी प्रॉपर्टी पर भारत के बाहर भी लागू हो सकता है। तीसरा आर्टिकल 368, संविधान में अमेंड करने का पावर, सोवरेनिटी का एक एलिमेंट है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज पार्लियामेंट को मिला हुआ है वो। ये आर्ग्यूमेंट्स दिखलाते हैं कि हमारे यहाँ पे सोवरेनिटी पार्लियामेंट का कुछ जगहों पर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन क्यों हम लोग बोलेंगे कि हम लोग पूरी तरह से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं ब्रिटेन से? बिकॉज ऑफ सबसे पहला फेडरेशन, तो पावर ही डिवाइड हो गया कि पार्लियामेंट के पास कितना पावर रहेगा, लिमिट हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ सुप्रीमेसी है संविधान का। तीसरा आपको दिखेगा क्या, आपके यहाँ फंडामेंटल राइट्स है जो पार्लियामेंट चाहकर वायलेट नहीं कर सकता। आपके यहाँ जुडिशियल रिव्यू है, आपके यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सारे पॉइंट दिखाते हैं कि आपका पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमने सिर्फ पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, सोवरेनिटी को नहीं किया। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, आप इस चीज का जस्टिफिकेशन दिखा देंगे। कैसे जस्टिफिकेशन दिखा देंगे, आप बताएंगे कि हमारे यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम को प्रेफरेंस दिया गया, और ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो खासकर आपको दिखेगा एज अ ब्लेंड बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, एंड ऑल दीज आर बीइंग डन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या आप कह सकते हैं कि सोवरेनिटी हमारे यहाँ पर लोगों में है, जिसको कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन, 50वां नंबर। 51वां क्वेश्चन को अगर देखें तो 51st क्वेश्चन जो है वो आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड बट थोड़ा सा रिसेंट डायमेंशन पे है। द स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मतलब पार्लियामेंट का जो कामकाज हो रहा है उसका जो कंडीशन है वो बहुत चिंताजनक रहा है कुछ रिसेंट समय की बात करें तो। इसी को हम लोग को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो फंक्शन है, जो कामकाज है, उसमें पार्लियामेंट का इफेक्टिवनेस जो है वो चैलेंज होता हुआ दिखता है। तो पार्लियामेंट का कुछ बेसिक काम है, कानून बनाना, डिस्कशन या डिलिब्रेशन करना, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना, यही सब है ना। अब इन सब चीजों में अगर समस्या आएगी तो प्रॉब्लम तो होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करना है, कुछ रिसेंट जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उससे दे सकते हैं जो इस बात को बता रहा हो कि चिंताजनक तो है। तो जैसे कि एक लाइन से आप शुरू कर सकते हो कि लास्ट विंटर सेशन ऑफ 17th लोकसभा saw the suspension of 146 member of parliament because of disruption। इससे आप शुरू कर सकते हो। अब आप उसके बाद जब आएंगे आप तो आपको एक पूरा का पूरा इश्यूज का चार्ट बतलाना है, जो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में जो इश्यूज हो रहे हैं, जो सामना करना पड़ रहा है पार्लियामेंट को, उन इश्यूज को दिखाएंगे और आप उसमें पॉइंट्स वाइज लिखिए उसको। सबसे पहला आप लिखेंगे लेस सिटिंग डेज। पहला क्या लिखेंगे,
लेस सिटिंग डेज। अरे पार्लियामेंट बैठेगा तब तो काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, कानून बनाएगा, डिस्कशन करेगा। आप डेटा दीजिए, सब में 17वीं लोकसभा का डेटा मेंशन करेंगे। आप मेंशन करना कि 135 दिन एवरेज सिटिंग डेज जो था फर्स्ट लोकसभा का, वो 17वीं लोकसभा में जाकर 55 दिन चला गया। मतलब एवरेज एक साल में केवल 55 दिन पार्लियामेंट बैठ रहा है। टोटल 5 साल में 274 डेज ही बैठा है, और सबसे लोवेस्ट 2020 में था 33। सोचिए मात्र 55 दिन बैठ रहा है, काम क्या होगा इसमें। दूसरा आप बताएंगे कि इस लेस सिटिंग डेज में भी डिसरप्शन है। तो पीआरएस का डेटा कहता है कि 17वीं लोकसभा में 60% से ज्यादा समय हल्ला गुल्ला के कारण डिसरप्शन में गया है। अब सोचिए 55 दिन तो आप बैठे, उसमें भी 30 दिन, 30 से 32 दिन आपने बर्बाद किया डिसरप्शन में। मतलब इफेक्टिवली 22-23 दिन काम हुआ है पार्लियामेंट का एक साल में इन 17th लोकसभा। तीसरा पॉइंट यहां पे देखिएगा, तीसरा पॉइंट आपको दिखेगा कि जो डिस्कशन है वो काफी कम हो गया है। यहां पे भी कुछ मैं डेटा बताता हूं आपको। 58% बिल, 58% जो बिल है वो लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में 2 हफ्ते से कम में इंट्रोडक्शन के पास हो गया है। 58%, सोचिए। फिर और एक डेटा देखिए, 35% बिल लोकसभा के अंदर और 34% बिल राज्यसभा के अंदर 1 घंटे 1 आवर से कम के डिस्कशन पे पास कराया गया है। 1 घंटा से भी कम डिस्कशन कितना? लोकसभा में 35% बिल के ऊपर और राज्यसभा में 34% बिल के ऊपर। और उसमें 2 बिल को हाईलाइट करिए 17वीं लोकसभा में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल और महिला आरक्षण जो था 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये दोनों बिल इंट्रोडक्शन के मात्र 48 घंटे में पास हुए हैं। मतलब 2 दिन से कम में इंट्रोडक्शन के पास हो रहा है बिल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बिल था, मतलब बिल पे डिस्कशन ड्रास्टिकली कम हो गया है। चौथा, पार्लियामेंट में एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का मैकेनिज्म है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो 17वीं लोकसभा का डेटा क्या कहता है? केवल 16% बिल्स रेफर हुए हैं किसको? पार्लियामेंट्री कमिटीज को इन एंटायर 17th लोकसभा। ठीक है। पांचवा, पार्लियामेंट का मतलब हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कलेक्टिवली हम लोग समझेंगे ना, गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो पार्लियामेंट में तो हर मेंबर का रोल इंश्योर होना जरूरी है। आपको बताते हैं प्राइवेट मेंबर का हाल क्या हो रखा है। एक डेटा है जो शॉकिंग आपको लगेगा, 700 प्लस लोकसभा में और 700 प्लस, एग्जैक्ट डेटा जो है वो 715 और 703 या 4 है, 700 प्लस राज्यसभा में। मतलब आप सोच लीजिए 1400 से ज्यादा बिल्स प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया है 2019 से 24, यानी 17वीं लोकसभा के टेन्योर के दौरान। अब सोचिए आप कितने बिल के बारे में जान रहे हैं। शायद ही कोई बिल आपको मालूम भी होगा ऐसा। क्यों, कैसे मालूम होगा? जब लोकसभा में केवल 2 बिल पे डिस्कशन हुआ और राज्यसभा में इतने में से केवल 14 बिल पे डिस्कशन हुआ, तो क्या ही आपको समझ में आएगा। मतलब पार्लियामेंट में भी गवर्नमेंट का ही इन्फ्लुएंस दिख रहा है। मतलब जो बिल मंत्री लेकर आते हैं, यानी गवर्नमेंट बिल्स जो है, उन्हीं पर बहस भी हो रहा है। तो पार्लियामेंट का इफेक्टिव रोल दिख रहा है क्या? कम होता हुआ, क्योंकि इंडिविजुअल एमपीज का रोल कर्टेल हो गया। प्लस प्राइवेट मेंबर का रोल कर्टेल करने में एक और कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? 10th शेड्यूल ने। क्योंकि 10th शेड्यूल क्या कर दिया? पार्टी व्हिप के ऑर्डर के द्वारा बाउंड जो कर देता है मेंबर्स को, तो उनका अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल ओपिनियन का जगह कम बच गया है। प्लस कुछ और टूल्स हैं जो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग को डिसरप्ट करते हैं या इफेक्टिवनेस को चैलेंज करते हैं, जैसे गिलोटीन। गिलोटीन क्या बजट में यूज होता है? बिना डिस्कशन के एक साथ पास करा दो। रोल ऑफ स्पीकर, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन करो, स्पीकर लीडर आप कह सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का ना,
तो उसका क्या कर्तव्य है कि वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को बिना कोई पार्टीशनशिप के द्वारा चलाए। अब अगर सरकार कोई भी चीज के ऊपर डिस्कशन से भागना चाहती है, बचना चाहती है, तो उसके लिए एक मोशन रखा गया लोकसभा में, एडजर्नमेंट मोशन, कि कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट का मैटर अगर है तो उसके ऊपर ध्यान ले जाने के लिए स्पीकर उस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन उस पर अलाउ होगा। अब आप एक डेटा देखिए, 17th लोकसभा, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ 0 एडजर्नमेंट मोशन। एक भी एडजर्नमेंट मोशन 17वीं लोकसभा में एक्सेप्ट नहीं हुआ है। मतलब सरकार केवल उन्हीं बातों पे बहस कर रही है जिस पे वो चाहती है। अब ये सारे इश्यूज हैं, इसीलिए क्या है, चिंताजनक बना हुआ है ना। अब आप कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करोगे, प्रॉब्लम्स तो सिर्फ नहीं बता के छोड़ सकते। तो रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहा गया था 2001 के, कि एवरेज सिटिंग डेज जो है एनुअल वो 110 होना चाहिए, और इसके लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया था, आप उसका भी जिक्र कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको बात करना है बिल पे डिस्कशन को लेकर, तो देखिए आप यहाँ पर कंपलसरी प्रोविजन ऐड करिए कि जितने भी बिल्स हैं वो कंपलसरी पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए जाएं। एक ये रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा, आप जब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑपोजिशन का रोल, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आप ला सकते हो जिसका नाम है ऑपोजिशन डेज। ब्रिटेन का ये कॉन्सेप्ट है। ऑपोजिशन डेज में क्या होता है कि मान लीजिए सेशन का पूरा शेड्यूल तैयार हो रहा है, और ये शेड्यूल जो है इसमें आपको सब कुछ दिया गया है कि इस दिन से शुरू होगा, इस दिन तक चलेगा। अब उसमें जो भी शुरुआत में ही कुछ दिन, लास्ट में 3 या 4 जो भी दिन होता है, वो ऑपोजिशन डेज के नाम से रखा जाता है। और उस दिन की खास बात ये रहेगी कि उस पर्टिकुलर दिन पर एजेंडा जो है डिस्कशन का वो ऑपोजिशन डिसाइड करेगा। तो अब जो एडजर्नमेंट मोशन को स्किप करने का कोशिश कर रहा है सरकार, वो यहाँ के थ्रू एडजस्ट हो सकता है। चौथा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो सुना है, आप पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन जो है उसका जिक्र करिए। कुछ देशों में ये कॉन्सेप्ट है। मतलब प्राइवेट मेंबर का रोल कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या देखना है आपको कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन में क्या होगा कि कोई भी प्राइवेट मेंबर जो डायरेक्टली बिल लाता है पार्लियामेंट में, उससे पहले पब्लिक के डोमेन में उसको रखे, सर्कुलेट कराए, या सरकार उन बिल्स को पब्लिक डोमेन में रखे, सर्कुलेट कराए, और जिन बिल्स पे पब्लिक का एक सपोर्ट गैदर हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में वो लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसको गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो कोई बिल ऐसा लाया जाने का कोशिश किया जाए जो लोगों के द्वारा सपोर्टेड हो, तो सरकार उसको इग्नोर नहीं कर पाएगी, वो न्यूज में आ जाएगा, मीडिया में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप एक सजेशन में दे सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द रिफॉर्म्स इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बाकी साथ साथ आप ये मेंशन कर ही सकते हैं कि डिसरप्शन को ठीक करने के लिए क्या करना होगा, कोड ऑफ एथिक्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा, प्रोडक्टिविटी मीटर लागू करना होगा। ये सारा डायमेंशन आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे। लास्ट में आप कंक्लूजन में मेंशन कर देंगे क्या कि पार्लियामेंट जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, उसके फंक्शनिंग को रियलाइज करने के लिए टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल ये सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, और उसमें ऑपोजिशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आप कंक्लूजन में यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52 इज अबाउट प्रेसिडेंट। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है प्रेसिडेंट के ऊपर। जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि प्रेसिडेंट का रोल एक ओल्ड मैन की तरह है फैमिली में, जिसके पास सारे अथॉरिटीज हैं, लेकिन वो कुछ भी इफेक्टिवली नहीं कर सकता अगर उस घर के जो नटखट मेंबर्स है उसकी बात नहीं सुने, यंग मेंबर्स। उसी को तर्ज पे क्वेश्चन और डिजाइन किया गया है यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट ऐसा माना जाता है कि उनको सारे गन्स यानी बंदूक दिए गए हैं बिना बुलेट्स यानी गोलियों के। इसको डिस्कस करना है। या पहले भी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें पहले क्या था, हैज ऑल द अथॉरिटीज बट कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पोजीशन इनका जो है वो क्या है, नॉमिनल हेड का है। बट अगेन यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कीवर्ड्स एड्रेस जरूरी है। यहाँ भी कहा है ऑल गन्स, और पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गया था क्या,
ऑल द अथॉरिटीज। तो मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है उसको भी दिखाना है, डायरेक्ट आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं शुरू कर सकते। तो आपके इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आफ्टर इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है, जो पावर्स अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के नाम पे दी गई है उन सब को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। मतलब समझिए कि अगर 4 पेज में आंसर लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो 1 से 1.5 पेज तक आपको इन पावर्स को समझाना है। इसके बाद आप आएंगे क्या चीज के ऊपर कि हमने कहा विदाउट बुलेट्स या कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिव, तब आप आएंगे इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर। बट इसके बावजूद भी हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं सिचुएशंस के दौरान यूज करने के लिए। इस तरह से आपको इसको एड्रेस करना होगा। तो सबसे पहले आपको पावर्स और रोल्स दिखाना अगर है, पावर्स या रोल्स, तो आप इसको अलग अलग कैटेगरी के फ्लो चार्ट में बना के दिखा दीजिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, पार्डनिंग, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, ठीक है, इमरजेंसी, ये सारे पावर्स आपने एक शॉर्ट में दिखा दिया फ्लो चार्ट के थ्रू 1 से 1.5 पेज में, जो कि क्या समझाएगा कि प्रेसिडेंट के पास गन्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है। लेकिन अब हाउएवर वाला पार्ट के लिए आपको आना है आर्टिकल 74। तो 74 की आप शुरुआत पहले आप ऐसे पहले लिखो कि इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर डुअल एग्जीक्यूटिव एंड इन इंडिया president is only the nominal or de jure executive because PM and his council of ministers acts as the real executive or de facto executive as per article 74 in the original constitution। फिर वो पूरा पैराग्राफ लिखिए जो लिखा है आर्टिकल 74 में कि there shall be a COM with PM at the head to aid and advise the president in exercise of his functions। और फिर आप लिखो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये एडवाइस को क्या बना दिया गया, बाइंडिंग, जो कि क्या वर्ड ऐड हो गया, हु शैल एक्ट इन द अकॉर्डेंस ऑफ सच एडवाइस। तो अब क्या हो गया, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ हुम, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसीलिए हम कहें कि विदाउट बुलेट लग रहा है ये, लेकिन इस जगह पे खत्म नहीं करना है। आपको दिखाना क्या है कि डिस्पाइट द पार्लियामेंट्री सेटअप, ऐसे दिखाइएगा, डिस्पाइट द parliamentary setup, president's position is significant because, अब यहां पे वो डिस्क्रिशनरी पावर्स लिख दीजिए सिचुएशनल, जो प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से यूज करने के लिए मिला हुआ है। तो आप मेंशन करोगे क्या, आप मेंशन करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक क्रूशियल रूल है ना उनका कि अगर कोई पीएम का डेथ हो जाए बिना सक्सेसर के, या हंग पार्लियामेंट है, तो वो अपनी मर्जी से पीएम का अपॉइंटमेंट करेंगे। सस्पेंसिव वीटो या पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज करते हैं। पीएम से आर्टिकल 78 के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं अबाउट यूनियन अफेयर्स, और पीएम को देना कंपलसरी है, वो देंगे ही देंगे। फिर अगर सेशन 6 महीने से ज्यादा क्रॉस होने वाला है तो वो अकेले बिना किसी के एडवाइस पे भी सेशन बुला सकते हैं, ये अपनी मर्जी से करते हैं। देन आप मेंशन करोगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि अगर आर्टिकल 74 की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें एक बार और अमेंडमेंट हुआ था 44, और इसमें कहा गया था कि फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस, ही कैन सेंड बैक एनी एडवाइस वंस फॉर रिकंसिडरेशन। और इसी पे आप ज्यादा एम्फेसाइज करोगे कि ये जो प्रोविजन है ये बहुत वाइड स्केल पर, बहुत वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को देता है, और उसके रोल को काफी क्रूशियल बना देता है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस जो पीएम ने भेजा था उसको वापस भेज दे एक बार, जो उनका पावर है, तो ये एक बड़ा न्यूज बनेगा, मीडिया में कवरेज आएगा इसका, और हो सकता है कि अगर वो आर्बिट्ररी एडवाइस था तो सरकार दोबारा ना भेजे। और इसका हुआ भी एक बार इवेंट, आप एग्जाम्पल भी दे दीजिए। यूपी में के आर नारायणन के पास
प्रेसिडेंट रूल लगाने का एडवाइस भेजा गया, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था। एंड दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फेलियर है। संविधान में लिखा है प्रेसिडेंट रूल किस ग्राउंड पे लगाना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। तो के.आर. नारायणन ने एडवाइस वापस भेज दिया और देखिए क्या, दोबारा वो एडवाइस गया ही नहीं प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। मतलब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से रुक गया प्रेसिडेंट के एक्टिव रोल के कारण। तो इस तरह से आप समझा के फिर कंक्लूजन में बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटमेंट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यूज किया था आप मेंशन कर दो कि इन इंडिया द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सीम्स लाइक अमेरिकन ऑफिस बट इट इज वेरी डिफरेंट, इट रिजेंबल्स मोर टुवर्ड्स व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ ब्रिटेन and its role is a ceremonial device through which the decision of the nation is made known. He represents the nation but does not rule it. उसी तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, फिर जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज 50, 51 और 52 तीन क्वेश्चंस का कवरेज देखा। 4 से 5 दिन के अंदर आपका मतलब मैक्सिमम 16 से 17 तारीख तक आपका पूरा 71 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे थीम्स इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर ले। थैंक यू।